नमस्कार साथियों, ये अपन 10वीं क्लास में गणित का प्रश्न पत्र यानी ब्लूप्रिंट कितने प्रश्न पत्र कैसे बनेगा, कितने नंबर का आएगा 10वीं कक्षा का। तो यहाँ पे जो टाइमिंग होगी उसकी 3 घंटे और 15 मिनट की होगी, 80 अंक का होगा। जो सवाल होंगे जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में रिक्त स्थान अति लघुरात्मक वाले, लघुरात्मक और दीर्घ वाले किस नंबर के होंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ होंगे अपने बच्चों, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कुल 15 अंक के ऑब्जेक्टिव एबीसीडी आएंगे। रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कुल 7 अंक के होंगे रिक्त स्थान। अति लघुरात्मक वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 10 नंबर के होंगे ये। लघुरात्मक के 12 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी टोटल 24 अंक का आएगा ये। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे अपने पास 4, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी टोटल 12 अंक के होंगे। निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन आएंगे अपने पास 3 और जो कि 4 नंबर के होंगे, प्रत्येक सवाल यानी टोटल 12 नंबर का होगा, यानी कि 51 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। ठीक बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आज पढ़ेंगे अपन वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर अपने 4 अंक का है, तो इसको अपन ब्लूप्रिंट के माध्यम से समझना चाहिए। देखते हैं कैसे कि प्रत्येक सवाल कौन से बनेंगे, किस तरह का आएंगे। जो वास्तविक संख्या है उसमें एक सवाल आएगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। अति लघुरात्मक संबंधित 1 क्वेश्चन आएगा 1 अंक का, या और आएगा लघु उत्तरात्मक 1 क्वेश्चन आएगा अपने पास 2 अंक का। यानी कि अपने पास यहाँ पे जो ये पेपर आएगा उसका मॉडल पेपर है, जिसे बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला जो सवाल होगा लगभग यहाँ पे जैसे मैं से पूछा है, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। और अति लघुरात्मक संबंधित यानी तीसरे का जो पहला सवाल होगा वो इसी चैप्टर का होगा, जिसे यहाँ पे गुणनखंड पूछा है घातांक के रूप में। फिर जो बचा लास्ट वाला लघुरात्मक वाला वो होगा सिद्ध करने वाला, अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए। जैसे यहाँ पर इंट्रोड देखो, अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। हम आज पढ़ेंगे अपन वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट। इसमें अपने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 अंक का ये चैप्टर है अपने पास है। तो जो ये वास्तविक संख्याएं हैं इसको अपन 3 वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसमें से पहला जो वीडियो होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुरात्मक संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उससे संबंधित अपन पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, कवर करेंगे कि लघुरात्मक प्रश्न बनेंगे, जैसे इसको 2 हिस्सों में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और इसी के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। यानी कि टोटल 3 वीडियो होंगे जिसके अंदर इस वास्तविक संख्या यानी चैप्टर फर्स्ट को अपन कंप्लीट करेंगे। संख्याएं के बारे यानी नंबर्स, तो यानी यहाँ पे अपन 2 प्रकार की संख्या होते हैं, एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है बच्चों यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं। जो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं यहाँ पे आज पढ़ेंगे अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ और अदर संख्याएं भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी परिभाषाएं देखते हैं, हम बारे में देखते हैं। पहली ये संख्या अपने प्राकृतिक संख्या है। गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल नहीं करते हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से ही ये अनंत तक चलती चलेगी। जैसे अपन लिखते जाएंगे, अपन अपने पास यहाँ इतनी जगह नहीं कि अपन इस तरह लिख सके। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से जो संख्याएं होती है यानी अनंत तक होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से अपन डैश डैश से दर्शा देंगे कि यह अनंत तक ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। ये सब की प्राकृतिक संख्याएं होती है।
कंप्लीट। ये अपने हो गई प्राकृतिक संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। अगली संख्या है अपने पास प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाएगी, जैसे 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है ये। यानी कि जो अपने पास ऊपर प्राकृतिक संख्याएं ये, अगर इसमें मैं 0 यानी आगे 0 और लिख दे तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, बस इतना सा अंतर है कि इसमें 0 होगा आगे और बाकी वाली जो संख्या जैसे 4, 5 ये सभी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे 10 है, इस तरह से ये भी अनंत तक जाएगी। यानी कि इस तरह से अपन आगे तक लिख सकते हैं। ये सभी संख्या कब तक रहेगी, अनंत तक जाती है। यहाँ तक कंप्लीट है, सही। यानी कि इसको दर्शाते हैं अपन W से, तो 0, बस इसमें 0 आएगा, बाकी ऊपर वाले जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से अपन 3 डैश 1, 2, 3 लगा के इस तरह अनंत लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये अनंत तक इस तरह से चलती रहेगी। कंप्लीट। अगले अपने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली, अब अगले पूर्णांक संख्याएं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या और साथ में 0 भी आ जाए तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार से अपन अनंत तक ये भी होगी। आगे इस तरह से अपन लिखते चलेंगे तो ये अनंत तक होगी, यानी जिसका अंत ही ना हो। अपन इतनी लिख नहीं सकते तो इसलिए अपन इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं, डैश करके अनंत है। इसी प्रकार 0 के इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये इसी तरह से ये भी माइनस में भी अनंत तक होगी, यानी जिसका कभी अंत ना हो। इसी तरह से अपन इधर लिख नहीं सकते तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन शॉर्ट में दर्शा देते हैं, डैश लगा के माइनस अनंत तक। कंप्लीट है। यहाँ पे जो 0 से पहले संख्या है ये सभी माइनस के यानी नेगेटिव नंबर्स है, और 0 के जो बाद में है ये सभी है धनात्मक। इधर हो गई ऋणात्मक, यह है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्याएं, सही। और बीच में है 0। पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से डैश अनंत तक है। ये कंप्लीट है। तो अपन इतनी संख्या को लिख नहीं सकते, शॉर्ट में दर्शाते थे अनंत तक। इधर आएगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से अनंत तक हो जाएगी, माइनस के अनंत तक। कंप्लीट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। जो ये प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से देखो, ये पूर्ण संख्याओं के अंदर है। ऐसे कैसे, यानी अपन कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है, क्योंकि सारे मान इसमें आ रहे हैं। इसी प्रकार ध्यान से दोबारा देखो कि जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्याओं में भी है। देखो ऐसे कैसे सभी मान है, तो अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं भी, पूर्णांक संख्याएं भी होती है, पूर्ण भी होती है और पूर्णांक भी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। पूर्ण संख्याएं, ध्यान से देखो, सभी पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ रही है, यानी अपन कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ये ध्यान रखना बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप में या रेक्टिव में कुछ पूछ सकता है। अगले सम संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित होते हैं उन्हें अपन सम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता हो। कंप्लीट। जैसे यहाँ पे अपन 2 का भाग, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाए पूर्णतः, वो सम संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, 3 में 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, पूर्णतः विभाजित है। 7 2 से विभाजित नहीं है, 8 2 से विभाजित है 4 बार,
9 2 से विभाजित नहीं है, 10 भी 2 से विभाजित होता है, 11 2 से विभाजित नहीं होता। यानी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित, जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसी तरह से आगे संख्याएं होगी, यानी कि सम संख्याएं होगी 2 4 6 8 10। इसी तरह से आगे होगी, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। इसी प्रकार से आगे जो संख्याएं होगी अपन एक छोड़ के एक, यानी सम वाली सम संख्याएं होगी, जैसे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20। इसी तरह से अपनी ये संख्याएं माइनस वाली भी होती है, लेकिन बहुत से टीचर बताते हैं कि ये सही नहीं है अपन, लेकिन ये भी तो 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए अपन कह सकते हैं सम संख्याएं हैं। अगली विषम संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो पूर्णतः विभाजित है वो सम, जो नहीं है वो विषम। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 ये जो थे, इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा था। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे 1 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा, यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा वो विषम संख्याएं हैं। जैसे अपने हो जाएगी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। इसी प्रकार से ये संख्याएं हो जाएगी। इसी प्रकार -1 भी होगा, -3 भी होगा, -5 भी, -7 भी, -9 भी, -11 भी, -13 भी, -15 भी। फिर वही बात, बहुत से कहते हैं कि माइनस वाले को नहीं लेते हैं। आप चाहे तो रख सकते हैं दिमाग में, लेकिन जी हाँ भाई ये भी होती है, बस आप तो ये ध्यान रखना कि ये भी होती है। अगली है भाज्य संख्या। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित और कम से कम अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, यानी 3 से, स्वयं से, 1 से और अन्य किसी संख्या से विभाजित है तो वो भाज्य संख्या होगी। यहाँ देखो ध्यान से, 1 में मैं 1 का भाग दूँ तो 1 बार जाएगा, तो यानी ये संख्या 1 से पूर्णतः विभाजित है। 2 1 से भी विभाजित है और 2 2 से भी विभाजित है, यानी 1 और 2 इसके गुणज हो गए। 3 गुणज नहीं, सॉरी, विभाजित हो गई है। 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 में स्वयं का भाग जाएगा, यानी 1 और 3 कंप्लीट। इसी प्रकार 4 में भाग जाएगा बच्चों 1 का, 2 का और 4 का, सही। 5 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं का जाएगा, ये ध्यान से देना। 6 में बच्चों 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और स्वयं का जाएगा। 7 में 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा। 8 में ध्यान से देखना, 1 का, 2 का, 4 का और स्वयं का भाग जाएगा। 9 में 1 का, 3 का और 9 का स्वयं का भाग जाएगा। 10 में 1 का, 2 का, 5 का और स्वयं का भाग जाएगा। 11 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। इसी प्रकार 13 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। 14 में 1 का, 2 का, 7 का और 14 यानी स्वयं का भाग जाएगा। 15 में 1 का, 2 3 का, 5 का और स्वयं का भाग जाएगा। 16 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और स्वयं का भाग जाएगा। 17 में 1 का, 17 का यानी स्वयं का भाग जाएगा। 18 में 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और स्वयं का भाग जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ ध्यान से देखो बच्चों कि 1 में स्वयं का भाग जा रहा है, 2 में भी 1 और स्वयं का भाग जा रहा है, 3 में भी 1 और स्वयं का भाग जा रहा है, 5 में भी 1 और स्वयं का भाग जा रहा है, अन्य किसी का नहीं जा रहा। 7 में भी 1 का स्वयं का जा रहा है और 11 में भी 1 और स्वयं का जा रहा है। 13 में भी 1 और स्वयं का जा रहा है। 17 में भी 1 और स्वयं का भाग जा रहा है। इन संख्याओं के अलावा जो संख्याएं बच गई यहाँ पे, जैसे ये संख्या है,
ध्यान से देखो, इस संख्या में ध्यान से देखो, 6 में, 8 में, ध्यान से देखो, 9 में, 10 में, 12 में, 14 में। ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे, इनमें सबसे ध्यान से देखो कि स्वयं का जा रहा है, एक का जा रहा है और किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसको थोड़ा सा अपन साइड में लेते हैं एक बार। और यानी भाज्य संख्या हो गई अपने पास 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15, 16, 18, 20, 21, 22 इसी प्रकार से अपने हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए, इन दो के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात थी, मैंने फिर कह रहा हूँ कि बहुत से टीचर गलत बता देते हैं, अपन इसको मान के चलते हैं कि ये माइनस वाली अपन लेके नहीं चलेंगे सम और विषम में, तो इसको अपन हटा देते हैं। तो आप तो ये जो ऊपर पॉजिटिव यानी ऋणात्मक में छोड़ देना है, ओनली धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या को मान लेना। अगली है अभाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए तो वह संख्या होगी अभाज्य संख्या। अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, अगर भाग जाएगा तो वो भाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ एक में स्वयं का, 2 में एक का और स्वयं का भाग जा रहा है, 3 में एक का स्वयं का जा रहा है, 5 में एक का स्वयं का जा रहा है, 7 में एक का स्वयं का जा रहा है, 11 में एक का स्वयं का जा रहा है, 13 में एक का और स्वयं का जा रहा है, 17 में एक का और स्वयं का जा रहा है। यानी ये जो संख्याएं थी अपने पास है वो सभी भाज्य है। या शॉर्ट तरीका है, जो भाज्य संख्याओं के अंदर जो संख्याएं नहीं हैं एक को छोड़कर, वह सभी अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसी तरह से हो जाएगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसी प्रकार से आगे संख्याएं होती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, 43, 47, 59 इसी तरह से अपन लिखते चलेंगे, अनंत तक हो जाएगी। यानी स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए होगी। अगले सहअभाज्य संख्या, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ ओनली 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या होगी। तो इसको ध्यान से, जैसे यहाँ पे 2 संख्याओं का समूह जैसे 5 और 9, तो 5 1 और 5 से विभाजित है, और 9 1 और 9 से 3 से और 9 से क्या है विभाजित होता है। यानी इसका अपन ने क्या कर लिया ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक का ही भाग जा रहा है, दोनों में सेम है, बाकियों का भाग नहीं जा रहा है, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे एक संख्या 6 और 10 है, तो अब इसमें 1 का, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भी जाएगा। इस 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का स्वयं का जाएगा। अब यहाँ देखो समान हो गए 2, यानी 1 का इधर भी है और इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें, यानी 2 अलग अलग इसके हो गए, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो ये सेम नहीं है, जिसका एचसीएफ 1 होगा वही उसका होगा एचसीएफ। आगे सीखेंगे अपन कैसे निकालते हैं। अगली है परिमेय संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। q नॉट इक्वल टू 0, यानी p बटा q में q का मान कभी भी 0 यानी शून्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिसके दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति के होते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5, 3 कुछ भी हो सकता है, 3/7, 9/7, 11/5 कुछ भी हो सकता है, जिसे अपन p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे √4 क्योंकि इसका मान 2 होता है, √9 क्योंकि इसका मान 3 होता है, √16 क्योंकि इसका मान 4 होता है। जिनका वर्गमूल निकले वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ध्यान रखना, जिसका पूर्णतः वर्गमूल हो, जैसे √4 का, √9 का, √16 का, √25 का, √36 का, इसी प्रकार से आगे सभी हो जाएगी जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकलता हो। यहाँ पे 5 और देख रहे होगे आप 3 हैं, तो सर इसमें p बटा q में कैसे लिखेंगे।
यानी जिसके बटा में कुछ नहीं उसमें 1, यहाँ पे जिसके बटा में कुछ नहीं 1, तो ये ऊपर वाली हो जाएगा P और नीचे वाला जाएगा Q। इस तरह से आप लिख सकते हो जिसके बटा में कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले मान होते हैं P और नीचे वाले होते हैं Q। यानी कि इसमें 5/Q, इसमें है 1 में, तो ऊपर वाला 5P नीचे Q, वो 3P और 1Q, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो लगभग अंडरूट में ही रहती है, उनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता। अगर पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगी। और दूसरी परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के हो, यानी उनका मान निश्चित ना हो। एग्जाम्पल के लिए कह सकता हूँ √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, इसी प्रकार से √14, 15। मोस्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे √4, √9, √16, √25 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, ये जो इस तरह होता है पाई बोलते हैं इसको, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना ये है पाई, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अपने गणित में कई जगह पढ़ेंगे 22/7 ये होता है परिमेय का मान, लेकिन पाई होती है अपरिमेय, ये ध्यान रखना है। वास्तविक संख्या होगी, अपन परिभाषा याद रख सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या होता है। जैसे यहाँ पे अपने जस्ट पीछे देखा कि ये जो सभी संख्याएं है ये होती है परिमेय, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह मिलके बनाता है वास्तविक संख्याएं। ऊपर वाला ये बनाया गया परिमेय, ये यानी कि ये सभी जो संख्याएं मिलके बनाती है वास्तविक संख्याएं होती है सभी। अब है काल्पनिक संख्या, ये बच्चों आप 11th में पढ़ोगे। ये जैसे -1, -2, -3, अंडरूट में -4, अंडरूट में -5, यानी अंडरूट में मान माइनस में होता है, इस कारण से इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अगली मोस्ट अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके आपके सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में या छोटे सवालों के रूप में बन सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, गुणनफल के रूप में ध्यान रखना। जैसे अपने पास यहाँ 8 है, तो मैं 8 का क्या कर दूं, गुणनखंड कर दूं। जैसे 8 में सबसे पहले भाग दूंगा मैं 2 का 4 बार गया, फिर 2 में भाग देंगे, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2, सही। तो यानी 2 × 2 × 2, तो ये अभाज्य संख्या आ गई अपने पास 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, क्योंकि इनकी सबकी घात 1 है, तो ये जुड़ के हो जाएगी 3 कंप्लीट। फिर है अपने पास, मान लो एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3। फिर 21 3 × 7 इसका गुणनखंड हो गया, यानी कि जो भाज्य संख्या थी 8, 12, 21 ये अभाज्य संख्या, जिससे यहाँ पे 2 है सब में ऊपर, यहाँ 2 और 3 है, या 3 और 7 अभाज्य संख्या हो गई, तो इनको गुणनफल के रूप में लिख दिया। यानी देखो ध्यान से, इनके बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, गुणा का चिन्ह आ गया है। कंप्लीट गुणनखंड कर दिया, गुणनखंडित हो जाएगी ये। अगली है एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या का गुणनखंड के उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन अभाज्य संख्या आएगी उसके अंदर वो समान रहेगी। जैसे 2 2 3, या इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 3 × 2, 3 आगे आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 3 × 2 × 2, यानी क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या सभी में ध्यान से देखो कि क्रम चेंज है लेकिन भाज्य संख्याएं समान है। ध्यान से देख लो, तीनों में 2 और 3 ही है, अलग संख्या नहीं आई। यानी कि ऊपर वाले में ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 और 3 ही है, और इसमें भी 3 व 2 ही है, और इसमें थर्ड में भी 3 व 2 ही है, यानी इनका मान चेंज नहीं होगा, इसका हल अद्वितीय होता है गुणनखंड, सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें।